एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुस्लिम लीग नून के 5 MPs हैं जो दरअसल में बागी अरकान कहलाते हैं। नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि ये तो शुरू से ही रॉ के एजेंट है। अगर कोई कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है तो वो मरियम नवाज का चाचा है। इसकी पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन क्यों लड़ा आपने? ये कितनी हैरानकुन बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुस्लिम लीग नून के 5 MPs की जानिब से, और ये वो 5 MPs हैं जो दरअसल में बागी अरकान कहलाते हैं। और उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अशरफ अंसारी साहब, मौलाना गियासुद्दीन साहब, खलील शर्कपुरी साहब, निशात डाहा और फैसल नियाजी साहब। अशरफ अंसारी साहब का ताल्लुक गुजरांवाला से है, मौलाना गियासुद्दीन का ताल्लुक नारोवाल से है, खलील शर्कपुरी साहब का ताल्लुक शेखपुरा से है, निशात डाहा और फैसल नियाजी साहब का ताल्लुक खानेवाल से है। अब इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब मैंने सुनी तो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जनाब ये लोग वापस नहीं आते, ये कितनी नाइंसाफ़ी है, और अपोजिशन के जुलूस निकलने से जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलेगा, और इस तरह की मतलब उन्होंने बातें कही। 2-4 चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई जिसके ऊपर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। पहले उसका ज़रा तस्करा करते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ कि एक्चुअली ये सब कुछ हो क्यों रहा है। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ थोड़ी देर में। एक तो उन्होंने फरमाया, बड़ी हैरानकुन बात, उन्होंने कहा कि अशरफ अंसारी साहब ने फरमाया कि जनाब उन्होंने 33 साल की सारी बातें भुलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो शीर व शक्कर हो गए, ये फरमा रहे हैं। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है कि 2018 का इलेक्शन आप नून लीग के टिकट के ऊपर लड़ते हैं और उसके बाद आके असेंबली के अंदर आते हैं तो मिसाक जमहूरियत भूल गए थे आप? क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शीर व शक्कर नहीं हुए थे नून लीग वाले? उस वक्त क्या कुछ मुख्तलिफ था? लेकिन इसके बावजूद नून लीग का टिकट जो है वो तब भी आपने चुना, और इसके बावजूद आपने नून लीग के टिकट के ऊपर ही इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। हैरानकुन बात है। उसके बाद वो फरमाते हैं कि निशात डाहा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने फरमाया, वही पुराना जो एक तरीकाकार है, उन्होंने कहा मैं तो शुरू से ही जानता हूं ये तो शुरू से ही रॉ के एजेंट है। नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि ये तो शुरू से ही रॉ के एजेंट है। अब सवाल ये है कि जब आपको पता है कि ये शुरू से रॉ के एजेंट है, आपने रॉ के एजेंट की पार्टी का टिकट ले लिया, ये क्या बात हुई? और दूसरी बात यह कि रॉ का अगर वो एजेंट है तो फिर तो आपको तो लाके सारे सबूत 1 मिनट में मीडिया के सामने रखने चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने का क्या फायदा? इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है। वैसे तो ये पहली दफा नहीं है, 70 साल में कई दफा मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्जाम लगे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर भी लगते हैं, मौलाना फजल रहमान लगाते हैं कि जनाब इजरायली एजेंट है तो इसराइल ने डाला। ये सारे एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि एक आदमी अगर रॉ का एजेंट है तो भाई उसके अगेंस्ट प्रूफ लेकर आए, खत्म करें। और आपने इसकी पार्टी का टिकट क्यों लिया? इसकी पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन क्यों लड़ा आपने? ये कितनी हैरानकुन बात है। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर कोई कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है तो वो मरियम नवाज का चाचा है। नरेंद्र मोदी को ये फरमा रहे थे कि वो मरियम नवाज का चाचा है। तो मरियम नवाज के चाचे ने जो कुछ किया है, इसके बावजूद वो अगर उसका चाचा है तो आपने इन्हीं की पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ लिया। आपने क्यों लड़ा उस वक्त इलेक्शन? और उसके बाद ये फरमाते हैं निशात डाहा साहब, उन्होंने कहा कि माजी में गंदम 1400 रुपए खरीद कर 700-800 में अफगानिस्तान को दी। 2016, 17 और 18 में गंदम 1400 में खरीद कर अफगानिस्तान को 800 में क्यों दी? ये फरमा रहे हैं 16, 17, 18 में। भाई 16, 17, 18 के अंदर अगर उन्होंने सब कुछ किया था, आपने तब भी इनकी पार्टी का टिकट ले लिया। आप सब कुछ जानते थे कि ये इतने करप्ट लोग हैं, ये इतने 2 नंबर लोग हैं, ये सब कुछ इतना गलत कर रहे हैं। आपने नून लीग के टिकट के ऊपर फिर इलेक्शन क्यों लड़ा? आपको तो नहीं लड़ना चाहिए था। ये तो कितनी बड़ी गलती की आपने। तो बड़े तजादात थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। फिर मैंने जरा थोड़ा सा पता करवाना शुरू किया कि भाई ये मसला क्या है। ये हर कुछ दिनों के बाद ये लोग, ये जो एक बागी ग्रुप है, ये आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या मीडिया के अंदर बयान देता है। आखिर इसके पस मंजर में क्या है? तो मुझे ये पता लगा कि सबसे पहली बात तो ये कि इन लोगों को अपोजिशन के बेंचों पे बैठने नहीं दिया जाता। अपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नून ने पहले ही दरख्वास्त कर दी है कि ये लोग अपोजिशन के बेंचों पे नहीं बैठेंगे, ये लोग बैठेंगे ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी कि हुकूमती बेंचेस के ऊपर ये बैठेंगे। उन्होंने उनको वहां से निकाल दिया हुआ। एक बात।
फिर पता करवाया कि भाई ये चक्कर क्या है। शरकपुरी साहब, खलील शरकपुरी साहब जो है वो दरअसल में इनकी लीड जिसे कहते हैं ना इस ग्रुप को, वो कर रहे हैं। तो पता ये लगा कि असल में कुछ ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और ये जो रिसेंटली अनाउंस भी किया है, जो फंड्स वगैरह अनाउंस किए गए हैं, मुख्तलिफ एमएनएज एमपीएस वगैरह को जो फंड्स वगैरह मिलेंगे, मामला वहां पे भी आता है। और जाहिर बात है फंड्स तो फिर चाहिए होते हैं, चाहे कोई भी एमपी हो, चाहे कहीं से भी ताल्लुक रखता हो। एक बात। दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग नून ने यह भी फैसला किया है कि सेनेट के लिए जो काउंटिंग हो रही है, सेनेट के अपने जो लोग उनके लिए खड़े हो रहे हैं, उसके अंदर इन लोगों को, ये जो 5 का टोला था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनको ये अपनी काउंटिंग के अंदर लेकर नहीं आ रहे। एक बात। उसके अलावा उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून के जराए ने यह बात कही कि भाई असल बात यह है कि अगर आपको नून लीग से इतना मसला है तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको तो फिर इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ें इस पार्टी को, फारिग करें। आप इस्तीफे क्यों नहीं देते? वो कहते हैं जी हम इस्तीफे तब देंगे जब ये देंगे। आपका उनके साथ क्या ताल्लुक है? इस्तीफे दें, फौरन खत्म करें। वो तो नहीं दे रहे ना, मुस्लिम लीग नून वाले तो नहीं दे रहे, वो तो 2 नंबरी चले कर रहे हैं। आप क्यों करते हैं 2 नंबरी? छोड़े, जाए जाके स्पीकर को इस्तीफे दे, फारिग करें काम को। लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस्तीफे नहीं देते। अच्छा, फिर एक और बड़ी टेक्निकल गेम ये लोग खेल रहे हैं। वो क्या है कि कानून के मुताबिक वो ये है कि बजट में, किसी भी किस्म के मनी बिल में, सीएम के हवाले से इनको हर सूरत पार्टी लाइन के साथ ही वोट डालना पड़ता है। जो पार्टी वोट डाल रही है इनको उनके साथ ही जाना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब यह मामला आता है तो ये एकदम पार्टी के साथ जाके वोट देने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने ना किया तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इन मामला के ऊपर जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज एक्टिव हो जाती है, जहां पे ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वहां पे जाके ये नून लीग के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और उनके साथ ही वोट देते हैं। लेकिन वैसे बैठते ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर हैं, मामला जो है वो पीटीआई के साथ चलाते हैं, लेकिन तनकीद जो है वो नून लीग के ऊपर करते हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, अब उसके बाद जरा थोड़ी सी और तहकीकात की कि भाई ये चक्कर क्या है, ये टोला क्यों सर उठाता है। तो पता ये लगा कि इसकी वजह यह है कि जिस तरह मैंने पिछले दिनों आपको कहा भी था कि लाहौर के अंदर बड़ी ये सख्त अफवाह फैली हुई है कि सेनेट के इलेक्शंस के बाद बुज़दार साहब जा रहे हैं, कि बुज़दार साहब की छुट्टी होने वाली है। यह अफवाह फैली हुई है बड़ी स्ट्रांग, और परवेज़ इलाही साहब का नाम जो है वो बड़ा तगड़े तरीके से जो है वो लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब को जिस तरह रिसेंटली इमरान खान साहब ने सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से बड़ी अहम जिम्मेदारी भी दी है, तो उसकी वजह से बुज़दार साहब, अच्छा फिर उसके बाद बुज़दार साहब के अगेंस्ट भी एक ग्रुप खड़ा हुआ है, आपको याद होगा, दाऊद सुलेमानी का, जिनका तौंसा से ताल्लुक है। और वो ये कहते हैं, उनका क्लेम है, जाहिर बात है ज़रूरी तो नहीं है कि इतने ही हो, लेकिन उनका क्लेम है कि जी 15-20 लोग मेरे साथ भी हैं। अब 15-20 लोग अगर उनके साथ हो गए तो वैसे ही बुज़दार साहब के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर ये दाऊद सुलेमानी साहब जाके, एक और बड़ी हैरानकुन बात है, जाके मिले हैं परवेज़ इलाही साहब से। ताल्लुक इनका पीटीआई से है, मुलाकातें स्पीकर साहब से कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और दूसरी बात यह कि परवेज़ इलाही साहब भी बड़ी अपनी जो मूवमेंट्स हैं ना बड़े तरीके से खेल रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने पिछले दिनों एक और बड़ी अहम मुलाकात की थी, वो की थी उज़्मा कारदार से। उज़्मा कारदार कौन है? जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो एमपी हैं, लेकिन उनको शोकॉज नोटिस आया हुआ है पार्टी की तरफ से, और पार्टी के अक्सर मामला से अब उनको दूर रखा जाता है। उनसे भी जाके मुलाकात की है परवेज़ इलाही साहब ने। पीटीआई के अंदर चंद लोगों का यह ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब पीटीआई के नाराज लोगों को समेट रहे हैं अपनी तरफ, और अगर यह होता है तो बुज़दार साहब के लिए हर गुजरता दिन जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। ऐसी सूरत में नून लीग के ये जो नाराज अरकान हैं, इनको बार बार जो है वो खड़ा किया जाता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये बताएं कि जनाब नून लीग ऐसी है तो नून लीग वैसी है, ताकि बुज़दार साहब के ऊपर एक तो प्रेशर कम हो। एक बात। दूसरी बात यह कि हर गुजरते दिन के साथ बुज़दार साहब के ऊपर एक्चुअली हर मामले के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और इतलात के मुताबिक फरवरी के महीने में यह प्रेशर मजीद बढ़ सकता है, इनके लिए मुश्किलात मजीद हो सकती हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह रिसेंटली मैंने कल या परसों मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था कि पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में, हसन रज़ा साहब की वो रिपोर्ट थी कि पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो है वो 45% करप्शन बढ़ गई है। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो जाहिर बात है, क्योंकि सरकारी दफातर की बात हो रही है तो बुज़दार साहब के ऊपर ही बात आएगी। तो अब देख आगे क्या होता है। लेकिन ये जो 5 के टोले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, थोड़ा सा इसका पस मंज़र क्या था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।